Hello everyone. Let's start the second unit, that is the making of nationalism in Europe. So this is the second unit from chapter related to NCERT history class 10th. So that chapter was the rise of nationalism in Europe. So as usual we should begin our discussion bilingually as far as possible. So let's begin. यानी कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। अगर आप मिड 18 सेंचुरी यूरोप को देखेंगे, यानी कि जो 18वीं शताब्दी का जो यूरोप था, मिड 18 सेंचुरी की बात करें तो 1750 के आसपास, क्योंकि 1750 से पहले आपका अर्ली 18 सेंचुरी हो गया और 1750 के बाद दैट से लेकर के 1800 तक आपका लेट 18 सेंचुरी हो गया। तो अगर हम मैप पे देखें यूरोप के मिड 18 सेंचुरी यूरोप के मैप को देखें तो हम ये पाएंगे कि उस वक्त कोई नेशन स्टेट्स नहीं था जैसा कि हम आज जानते हैं। आज जिस जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड को आप जानते हैं, तब उस वक्त वो किंगडम्स, डचीज और कैंटोन्स में बटे हुए थे। किंगडम्स का मतलब हुआ कि जो इलाका किंग के द्वारा रूल किया जाता है, डचीज बोलते हैं कि जो इलाका ड्यूक के द्वारा रूल किया जाता है, और कैंटोन्स छोटे छोटे प्रांत जो लोकल रूलर के द्वारा रूल किया जाए या रीजनल रूलर के द्वारा रूल किया जाए। इन सब इलाकों का ये जो टेरिटरीज़ थे, ये सब के सब ऑटोनोमस टेरिटरीज़ थे, मतलब कि ये सब सेल्फ रूल्ड थे, ऑटोनॉमी थी इन टेरिटरीज़ की। तो जो यूरोप है आपका, उसका ईस्टर्न और सेंट्रल हिस्सा यानी पूर्वी और मध्य हिस्सा जो है वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंदर थी। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज का मतलब वैसी मोनार्की जहाँ पे एक व्यक्ति का शासन हो, गवर्नमेंट बाय वन मैन, है ना। सो इस टेरिटरी के अंदर, इन ऑटोक्रेटिक टेरिटरीज के अंदर जो लोग रहते थे वो डाइवर्स रहते थे, यानी बहुत भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते थे। और ये जो लोग रहते थे अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में नहीं देखते थे और ना ही इनका कोई कॉमन कल्चर था। यह अलग अलग भाषा बोलते थे और अलग अलग इतनी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे, यानी भाषा के आधार पे भी ये क्या थे, अलग अलग ग्रुप थे। और इनका जो मतलब इतनी ग्रुप था, यानी कि अलग अलग पहचान वाले लोग अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए थे और अलग अलग इलाकों में रह रहे थे, यानी इतना जटिल इनका जो सेटलमेंट था जिसके बारे में हमको जानना है। सो हैब्सबर्ग एम्पायर, ये जो एम्पायर जिनका इन सब पे शासन था, किन पे, ऑस्ट्रिया हंगरी पे शासन था। यह जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वह अलग अलग रीजन्स का और अलग अलग लोगों का समूह था, जिसमें एक अल्पाइन रीजन का जिक्र है। अल्पाइन रीजन जिसमें टायरोल, ऑस्ट्रिया, सडेनलैंड और बोहेमिया, इन इलाकों का भी शामिल है, ये इलाके भी शामिल है। बोहेमिया वो जगह है जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग अरिस्टोक्रेसी क्लास जो है, जो उच्च घराने के लोग हैं, वो ज़्यादातर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। और इसके अंदर जो इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेज है, यानी कि ये इलाका तो जर्मन स्पीकिंग इलाका है ही, इसके साथ साथ जो इलाका इनके साथ जुड़ा हुआ है दैट इज़ इटालवी, यानी इटालवी भाषा बोलने वाले, जो आपका आज का लोम्बार्डी और वेनेशिया है। और अगर हंगरी की बात करते हैं, हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है, आज की जो हंगरी है, तब के हंगरी वाले इलाके में आधा जो जनसंख्या यानी 50% जनसंख्या जो मग्यार भाषा को बोलता है। कौन सा भाषा? मग्यार लैंग्वेज बोलता है। और जो बच गया 50% वो अलग अलग बोलियां बोलते हैं, यानी वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स वो बोलते हैं। गैलिशिया के अंदर, यानी जो गैलिशिया वाला रीजन है, वहाँ पर जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, यानी जो उच्च घराने के परिवार है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? पॉलिश भाषा बोलते हैं। इन सब के साथ साथ 3 डोमिनेंट ग्रुप्स जो है इन रीजन्स में रहते हैं, मतलब कि जो ये बाउंड्रीज़ है इसके आसपास रहते हैं। और इसके बाउंड्रीज़ के पास में जो सब्जेक्ट है किसका? कॉमन पीपल का, पीजेंट पीपल का, जिनमें कौन कौन है? बोहेमिया है, स्लोवाक्स हैं जो कि नॉर्थ में है, स्लोवेंस कहाँ पे? कार्नियोला में है। क्रोएट्स कहाँ पे है? साउथ में है। रोमन्स कहाँ पे? ईस्ट में है, जो कि ट्रांसिल्वेनिया वाला रीजन है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंसेज ये क्या बहुत आसानी से पॉलिटिकल यूनिटी के सेंस को प्रमोट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एक ही चीज़ जो इन सबको जोड़ के रखता है वो क्या है? दैट वाज अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर, यानी इन सब पे एक ही एम्परर का शासन है,
यानी कि इन सब की जो निष्ठा है एक ही सम्राट के प्रति है। यही चीज़ है जो इनको जोड़ के रखता है। नहीं तो देखिए आप लैंग्वेज के आधार पे, इतनी ग्रुप के आधार पे, रीजन्स के आधार पे कितने ज़्यादा वेरिएशंस है। एक रीजन दूसरे रीजन से ताल्लुक़ नहीं रख रहा है, और एक रीजन एक क्लास है, अरिस्टोक्रेटिक क्लास ही है, मगर अलग रीजन में उसके भाषा अलग अलग हो जा रहा है। यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है इनके बीच में। सब में एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इज़ कॉमन एलिजेंस टू एम्पेयर। सो अब इतनी ज़्यादा डिफरेंसेज होगी तो कैसे नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का आइडिया बाहर आएगा। तो अब दूसरा जो आपका सेक्शन है दैट इज़ 2.1, दैट इज़ एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, यानी जो उच्च घराने हैं, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है और न्यू मिडिल क्लास, उसके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सोशली और पॉलिटिकली, यानी कि सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। एक जो आपका लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, यानी कि सोशली देखे, सामाजिक रूप से देखे या फिर राजनीतिक रूप से देखे, जो एरिस्टोक्रेसी फैमिली है कहाँ की, पूरे के पूरे यूरोप के अंदर में, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर में सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लास है, सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लास है। और ये जो क्लास है, इस क्लास के जो मेंबर्स है, ये कैसे, क्योंकि इनका जो वे ऑफ लाइफ है वो एक जैसा वे ऑफ लाइफ है ना, एक जैसा जीने का तरीका है, जीने का सलीका है, और अलग अलग रीजनल डिविजन्स में तो बटे ही हुए हैं, है ना, और बावजूद इसके क्या है, ये सब क्या है, एक दूसरे से यूनाइटेड है। इनका जो स्टेट्स यानी कि जो जागीर है वो गांव देहात के इलाकों में, और जो हवेली है शहरों में इनके घर है, यानी दोनों जगह इनकी प्रॉपर्टी है। इतने ज़्यादा अमीर घराने हैं। ये फ्रेंच भाषा का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं डिप्लोमेसी के लिए, कूटनीति के लिए, हाई सोसाइटी में, और हाई सोसाइटी में भी ये फ्रेंच का ही इस्तेमाल करते हैं। इनके जो परिवार हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। कैसे? मैरिजेज के जरिए, शादियों से जुड़े हुए हैं। भले कि इनके अंदर रीजन का डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, लेकिन इनका रहने का तरीका एक जैसा है। इसलिए ये लोग क्या है, शादियों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी है पूरे के पूरे यूरोप में, कहने का मतलब संख्या बल के हिसाब से बहुत कम है। वहाँ पे अगर आप देखो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, बहुसंख्यक आबादी क्या है, पीजेंट्री है, किसान परिवार। वेस्ट के अंदर, ये जो आपका यूरोप का जो वेस्ट वाला इलाका है, यहाँ पर जो ज़्यादातर जो जागीर है वो क्या है, छोटे छोटे टीनेंट्स के द्वारा, ज़मीन के जो किराएदार हैं, छोटे छोटे मलकान, इनके द्वारा खेत जोते जाते हैं। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, यानी कि जो पूर्वी और मध्य यूरोप वाला इलाका है, जहाँ पे लैंड होल्डिंग का जो साइज है बहुत बड़ा बड़ा है ना, यानी कि एकर्स में है, वास्ट एस्टेट्स है, जिस पे खेती कौन कर रहे हैं, सर्फ कर रहे हैं, यानी कि जो भूदास हैं, लैंड स्लेब्स है, वो इन पे खेती कर रहे हैं। अगर आप इसके वेस्टर्न पार्ट्स में चले जाएँ, जो आपका वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप है, जहाँ पे क्या है कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि जो औद्योगिक उत्पादन है उसका ग्रोथ होने की वजह से, और व्यापार का ग्रोथ होने की वजह से टाउन्स का ग्रोथ हुआ, शहरें बसी। इसी के साथ साथ एक कमर्शियल क्लास उभर के आया, उसका एमरजेंस हुआ। और जिस कमर्शियल क्लास का एग्जिस्टेंस किस पे, अस्तित्व किस पे डिपेंड था, किस पे बेस्ड था, मार्केट के लिए बस उसको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। इंग्लैंड के अंदर में सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि 1750 के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। लेकिन फ्रांस के अंदर और जर्मनी के कुछ हिस्सों में यह कब शुरू हुआ, 19th सेंचुरी के आसपास शुरू हुआ। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि नया सोशल ग्रुप अस्तित्व में आया, जिसको क्या कहेंगे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, यानी कामगर समाज, मजदूर समाज कह सकते हैं, और मिडिल क्लास के रूप में बाहर आया, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, व्यापारी थे, व्यावसायिक लोग थे, कामकाज वाले लोग थे। और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप था, क्योंकि अभी अभी उभर रहा था, तो इनका संख्या कम था। कब तक? 19वीं शताब्दी तक। और एजुकेटेड यानी शिक्षित लिबरल मिडिल क्लासेज, इन सब के बीच में ही जो नेशनल यूनिटी का आइडिया, यानी कि राष्ट्रीय एकता वाली जो आइडिया है, और एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस खत्म होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। किन के बीच में? इस न्यू मिडिल क्लास के बीच में। अब हमको क्या करना है, नया जो टॉपिक है दैट इज़ लिबरल नेशनलिज्म क्या है, यानी कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी उदार राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवादी भी कैसा, लिबरल नेशनलिज्म, है ना, यानी कि लिबरल विचारधारा की राष्ट्रवाद कैसी होती है, उदारवादी राष्ट्रवाद कैसा होता है। तो इसको हम समझेंगे कि शुरुआती 19वीं शताब्दी जो यूरोप का था, वहाँ पे जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था वो किससे जुड़ा हुआ था, लिबरलिज्म की विचारधारा से जुड़ा हुआ था, यानी कि उदारवाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। अब चलते हैं, लिबरलिज्म जो वर्ड है उसे समझते हैं। लैटिन रूट लिबर से आया, जिसका मतलब है फ्री, आज़ाद,
यानी नए मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और हर कोई बराबर है किसके समक्ष, कानून के समक्ष, यानी कानून सब पे एक जैसा लागू होगा। अगर हम बात करते हैं राजनीतिक तौर पे इसकी क्या मीनिंग है, अर्थ क्या है इसके, तो पॉलिटिकली इसका मतलब है कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी सरकार कैसा होना चाहिए, मर्जी का होना चाहिए, इच्छा से बननी चाहिए, कंसेंट से बननी चाहिए, सहमति से बननी चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान से ही लिबरलिज्म का हमेशा से मतलब रहा है ऑटोक्रेसी का खात्मा, यानी ऑटोक्रेसी खत्म हो, एक व्यक्ति की सरकार, एक व्यक्ति की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, और क्लैरिकल प्रिविलेजेज भी खत्म होने चाहिए, विशेष अधिकार जो भी जिनको मिला है वो प्रिविलेजेज क्या होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। एक संविधान हो और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट के जरिए जिसका चुनाव हो सके। 19वीं सेंचुरी के जो लिबरल्स थे उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी की इनवायलेबिलिटी पे भी जोर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि जो इक्वालिटी बिफोर, देखिए इक्वालिटी आ जाने का मतलब ये नहीं था कि सबको वोटिंग राइट मिल गया, है ना। आप फ्रांस के अंदर में आप देखेंगे जो रिवोल्यूशनरी फ्रांस का जो स्टेज था जिसके अंदर पहला राजनीतिक प्रयोग हुआ लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर, जिसमें वोटिंग राइट मिला भी तो किसको मिला, सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को, यानी जिस व्यक्ति के पास ज़मीन है सिर्फ उसे ही वोटिंग राइट मिले। यानी जो व्यक्ति ज़मीनहीन है, भूमिहीन है, जिसके पास ज़मीन नहीं, और जो महिलाएं हैं, इन सब को पॉलिटिकल राइट से वंचित किया गया, इनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिया, यानी वोटिंग राइट नहीं दिया गया। सिर्फ कुछ समय के लिए जैकोबिन्स के अंदर क्या हुआ, सारे मेल्स को वोटिंग राइट मिले। जो नेपोलियनिक कोड थे उसने क्या किया कि सफरेज को लिमिट कर दिया, राइट टू वोट को लिमिट कर दिया, और महिलाओं की जो स्थिति थी वो तो माइनर बना के, नाबालिग बना के रख दिया। यानी कि अब महिलाएं क्या हैं कि फादर और हस्बैंड की प्रॉपर्टी हैं, यानी कि अब फादर की मर्जी से या फिर हस्बैंड की मर्जी से वो चलेंगे, है ना। तो महिलाओं का अपना कोई अधिकार नहीं, निजी अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो 19वीं शताब्दी के दौरान और शुरुआती 20वीं शताब्दी के दौरान जो महिलाएं थी और जो गैर प्रॉपर्टीड मैन, यानी नॉन प्रॉपर्टीड मैन, यानी जिन महिलाओं के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने क्या किया, अपोजिशन ऑर्गेनाइज किया, यानी विरोध प्रदर्शन दर्ज किया क्या, और उन सब का मांग क्या था, पॉलिटिकल राइट्स को मांगना। किसका मांगना, पॉलिटिकल राइट्स की मांग करना। अब लिबरलिज्म का मतलब क्या है इकोनॉमिक स्फीयर में, यानी आर्थिक संदर्भ में अगर आप बात करें कि लिबरलिज्म क्या है, तो लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, यानी मार्केट्स की आज़ादी। और दूसरी चीज़, मार्केट की आज़ादी का मतलब क्या कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, व्यापार करने में, ट्रेड करने में, बिजनेस करने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कि स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, यानी राज्य संबंधी जो भी रुकावट है वो नहीं होनी चाहिए, वो पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए। किसको लेकर के, गुड्स और कैपिटल को लेकर के, सामान और पूंजी को लेकर के। 19वीं शताब्दी के दौरान यह सबसे ज़्यादा अगर किसी का डिमांड था तो उसी मिडिल क्लास, जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज कर रही थी, उसी मिडिल क्लास का यह डिमांड था। अगर हम जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का एग्जाम्पल लेते हैं पहली शताब्दी में, फर्स्ट हाफ ऑफ 19वीं सेंचुरी में, सॉरी, जो 19वीं शताब्दी का फर्स्ट हाफ था, यानी कि 1800 के बाद वाला जो दौर था, तो उस दौरान क्या हुआ कि जैसे कि नेपोलियन ने जिन इलाकों में एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लाए, इससे क्या हुआ, जैसे छोटे छोटे प्रिंसिपालिटी, जर्मनी जो था उसका 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन नेपोलियन ने बनाया था, और हर जो इलाका था उसका अपना अपना करेंसी था, अपना नाप तौल का जो था वो सिस्टम था, प्रणाली था, नाप तौल प्रणाली उनका अपना था हर इलाके का। इसीलिए उदाहरण के तौर पे अगर 1833 के अंदर कोई व्यापारी अगर हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाता है अपने सामान को बेचने के लिए, तो उसको 11 कस्टम बैरियर, यानी कि 11 सीमा शुल्क, सीमा का मतलब बाउंड्री और बैरियर यानी शुल्क, यानी 11 सीमा शुल्क से गुजरना पड़ता था। और उसको जो सीमा कर कितना देना पड़ता था, 5% का हर किसी को, यानी कि 11 जगह पे 5% देना, यानी 55% उसको टैक्स देना पड़ जा रहा है। और ड्यूटीज जो है, यानी जो ड्यूटीज़ यानी जो शुल्क लगाए जाते थे वो किसके हिसाब से, सामान का नाप तौल के हिसाब से, कितना सामान हुआ उसके हिसाब से ड्यूटी लगाए जाते थे। हर रीजन का अपना जो था नाप तौल प्रणाली था, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था कैलकुलेशन करने में ही। फॉर एग्जांपल एल जो है कपड़ा का जो एक तरह से यूनिट है, हर रीजन में इसका अलग अलग मीनिंग था। जैसे कहने का मतलब कि मेजरमेंट था, अगर कोई व्यक्ति कोई कपड़ा खरीदता है फ्रैंकफर्ट शहर में तो उसको 54.7 सेंटीमीटर का होगा,
मेंज में खरीदता है तो 55.1 सेंटीमीटर का होगा, न्यूरमबर्ग में खरीदता है तो 65.6 सेंटीमीटर का होगा, और अगर फ्रेबर्ग में खरीदता है तो वो 53.5 सेंटीमीटर होगा। सोचिए अगर 4 इलाकों में 4 तरह का लेंथ होगा तो कैलकुलेशन करने में, पेमेंट करने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो ऐसी कंडीशंस को इकोनॉमिक्स एक्सचेंज के लिहाज से जो न्यू कमर्शियल क्लास था वो ऑब्स्टिकल के रूप में देखता था, बाधा के रूप में देखता था, रुकावट के रूप में देखता था, और उनकी इच्छा थी कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हो, यानी एक जैसा आर्थिक इलाका हो जहाँ पे एक जैसा नियम कानून चले और बिजनेस में सुविधा मिले, और जो कि क्या हो कि गुड्स, पीपल और कैपिटल, ये 3 चीज़ का मूवमेंट बिना किसी रुकावट के हो। 1834 में एक जो सीमा कह सकते हो कस्टम यूनियन यानी कि सीमा शुल्क संघ बनाया गया जिसका नाम था जोल्वेराइन, है ना, जो कि प्रूशिया के इनिशिएटिव से यानी प्रूशिया के प्रयासों से ये कस्टम यूनियन बन पाया। बाद में इसको बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने क्या किया, सपोर्ट किया। यूनियन यानी कि जो यूनियन थी उसने क्या किया, टैरिफ बैरियर यानी सीमा शुल्क को ख़त्म कर दिया, और जो करेंसी की संख्या थी वो 30 से हटा करके 2 पे ले आया। इसी के साथ साथ नेटवर्क जो रेलवे का था वो बहुत ज़्यादा फैल भी रहा था, और जिसकी मदद से मोबिलिटी बढ़ गई। किसकी मोबिलिटी? पीपल, गुड्स और कैपिटल की मोबिलिटी बढ़ गई, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कारण ही कम से कम नेशनल यूनिफिकेशन का जो काम था वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। यानी देखें तो एक तरह से आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने जो उस समय जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो थे उसको और ज़्यादा मजबूत किया, यानी राष्ट्रवादी विचारधारा को और ज़्यादा मजबूत किया। नाउ जो आपका नया सेक्शन है दैट इज़ अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी जो कंजर्वेटिव विचारधारा है 1815 के बाद, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि जो कंजर्वेटिव है वो क्या है, कंजर्वेटिज्म है क्या, रूढ़िवादिता है क्या, यानी ये पॉलिटिकल फिलॉसफी। व्हाट डज इट मीन? एक राजनैतिक दर्शन जो किस चीज़ पे जोर देता हो, ट्रेडिशन के इंपॉर्टेंस पे जोर देता हो, यानी परंपरा कितनी ज़रूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है, इस पे जोर देता है। इंस्टीट्यूशंस के एस्टैब्लिशमेंट पे जोर देता है, और कस्टम्स, रीति रिवाजों पे जोर देता है, और वो चाहता है कि सोसाइटी के अंदर ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो, विकास हो मगर बहुत धीमा हो, यानी एकदम से कोई बदलाव सोसाइटी के अंदर नहीं आनी चाहिए। ऐसी सोच को, ऐसी विचारधारा को क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिज्म कहा जाता था। यानी नई तरह का कंजर्वेटिज्म 1815 के आसपास आया। अब ये नया कंजर्वेटिज्म क्यों था उसको हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो नेपोलियन की हार हुई कब हुई? 1815 में। कहाँ हुई? वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू में हुई। सो यूरोप की जो सरकार थी, यूरोपियन गवर्नमेंट थी, वो स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी कि जो कंजर्वेटिज्म रूढ़िवादी मानसिकता से मतलब प्रेरित थे, वो भी चाहते थे कि यूरोप के अंदर ऐसी सरकार बने जो कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करे। जो कंजर्वेटिव थे यानी जो रूढ़िवादी लोग थे, उनका मानना था कि जो एस्टैब्लिश्ड यानी जो स्थापित हो चुका है, क्या? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन यानी परंपरागत संस्थानें जो स्थापित हो चुकी है, किसकी? स्टेट और सोसाइटी की, राज्य और समाज की, जैसे मोनार्की, राजशाही, चर्च है ना, गिरजाघर, सोशल हायरार्कीज यानी कि सामाजिक स्तर पे ऊंच नीच, प्रॉपर्टी, संपत्ति और परिवार, ये सब क्या है? ये सब इंस्टीट्यूशंस है। तो ये अगर क्या है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्या करना है? हमें प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है, उसके इंपॉर्टेंस को समझना है, उसके टेम्परामेंट को बनाए रखना है। तो ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव थे वो क्या चाहते थे? वो प्री रिवोल्यूशनरी डेज यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले के दिनों में वापस नहीं जाना चाहते थे। उनको लगा कि जो भी नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए है ना, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे यानी आधुनिकीकरण के नाम पे, वो मोनार्की जैसी इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकता है? मजबूत कर सकता है। यानी इनको नेपोलियन का चेंज पसंद था, और नेपोलियन ने जो चेंज किया वो क्या कर सकता है? स्टेट के पावर को और ज़्यादा इफेक्टिव, और ज़्यादा असरदार, और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। यानी जो मॉडर्न आर्मी यानी आधुनिक सेना, एक कुशल अफसरशाही, एक शानदार अर्थव्यवस्था, और सामंती प्रथा का खत्म होना, और क्या बोलते हैं इसको, भूदास का खत्म होना, है ना, ये सब चीज़ें क्या करेंगी? जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज है, जो राजशाही है एकात्मकता की, उसको क्या करेगी? बिल्कुल बहुत ज़्यादा मजबूत करेगी, जो यूरोप की है। 1815 के अंदर यानी 1815 के अंदर जो यूरोपियन पावर्स थे, कौन? ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, यानी ये 4 यूरोपियन पावर थे। ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, ये जो 4 यूरोपियन पावर थे जिन्होंने क्या किया था? कलेक्टिवली नेपोलियन को हराया था।
यानी मिल करके उस समय 4 यूरोपियन पावर थे यूरोप के अंदर। 4 सबसे बड़ी शक्ति थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन सब ने मिल करके सामूहिक तौर पे नेपोलियन को हराया था। और सब कहाँ पे, आज जो ऑस्ट्रिया उसकी कैपिटल वियना है, तो वियना में मिल करके सबने सेटलमेंट किया यूरोप के लिए कि आगे यूरोप को चलाना कैसे है, यूरोप में कैसी व्यवस्था आएगी। तो उस वक्त जो कांग्रेस था उसका नेतृत्व या फिर कह सके उसकी जो मेजबानी कर रहा था वो था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। यानी कि इसके मेजबानी में ये ट्रीटी ऑफ वियना हुआ। इसमें जो डेलीगेट्स गए, जो रिप्रेजेंटेटिव गए, वो सब ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ वियना किया 1815 में। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना यानी वियना का समझौता किया। इस वियना के समझौता का मकसद क्या था, तो मकसद ये था कि अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। यानी अगर पूछा जाए कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, तो वी कैन से कि वो बदलाव जो नेपोलियन ने लाए थे नेपोलियनिक वार के दौरान यूरोप के अंदर, उन बदलावों को निरस्त कर देना है, खारिज कर देना है, ख़त्म कर देना है। खास तौर पे जो बॉर्बन डायनेस्टी था उस वक्त, जो ये डायनेस्टी था जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान डिपोज किया गया था, उखाड़ फेंक दिया गया था, वापस से इसको पावर में लाया गया था। फ्रांस जो इलाके है ना नेपोलियन के अंदर जीता था, का एनेक्स किया था, उन इलाकों को फ्रांस ने अब खो दिया। यानी कि अब बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो फ्रांस की बाउंड्री पे क्या किए, सेटअप कर दिए गए। क्यों? ताकि फ्यूचर में फ्रांस कभी वापस से अपने आप को, अपनी बाउंड्री को फैला नहीं पाए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या दिया कि जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड है आपका, इसको बेल्जियम वाला इलाका दे दिया गया है ना। और नॉर्थ के अंदर जो है आपका जेनोआ के साथ पिडमॉन्ट को जोड़ दिया गया है ना। और प्रूशिया जो है उसको नए टेरिटरीज दे दिए गए वेस्टर्न फ्रंटियर पे, जो वेस्टर्न बाउंड्रीज है उस पर प्रूशिया को नई टेरिटरीज दे दिया, नए इलाके दे दिए गए। और ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन 39 स्टेट्स का था, जो नेपोलियन के द्वारा सेट किया गया था, उसको छुआ नहीं गया, उसको किसी तरह का कोई बदलाव उसके अंदर नहीं किया गया। ईस्ट के अंदर रशिया को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया और प्रूशिया को सैक्सोनी का हिस्सा दे दिया गया। ये सब क्यों किया गया? ये सब इसलिए किया गया क्योंकि ये सब करने के पीछे जो नीयत थी वो ये थी कि जो मोनार्कीज़ है ना नेपोलियन के द्वारा ओवरथ्रोन कर दिया गया है, वापस से क्या हो, वो सब इस्टेब्लिश हो जाए और पूरे के पूरे यूरोप के अंदर एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर क्या हो, स्थापित पुनः हो सके। तो जो कंजर्वेटिव रेजाइम थी वो 1815 के अंदर सेटअप की गई, वो क्या थी, ऑटोक्रेटिक थी। क्या थी वो? ऑटोक्रेटिक थी। यानी कि वो भी समझिए कि एक व्यक्ति के इशारे पे चल रही सरकार थी। यानी दे डिड नॉट, ये लोग बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते थे। यानी इनको आलोचना झेलना बिल्कुल नहीं आता था, ये किसी तरह की असहमति नहीं बर्दाश्त करते थे। और जो भी एक्टिविटीज ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को, वैधता को है ना एक तरह से कहे सवाल उठाता था, उस पर सवाल खड़ा करता था, वैसी एक्टिविटीज़ को कर्ब डाउन किया जाता था। वैसी एक्टिविटीज़ को का एक तरह से मोरल डाउन किया जाता था। बहुत, तो इनमें से बहुत ज़्यादा जैसे सेंसरशिप लॉज लाए गए ताकि अखबारों के अंदर, किताबों के अंदर, नाटकों के अंदर, गानों के अंदर लिबर्टी और फ्रीडम का कोई भी चर्चा हो वो सब क्या हो, बैन हो। किसी तरह का उस पर किसी तरह का कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ताल्लुक़ रखता हो। यानी कि अब भी इतना होने के बावजूद भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो यादें थी, अब भी जो लिबरल्स थे उनको प्रेरित कर रहे थे। इनमें से जो लिबरल्स नेशनलिस्ट जो थे, यानी जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, इन लोगों ने अब भी इन नए सोशल ऑर्डर को, नए कंजर्वेटिव ऑर्डर को की आलोचना करना छोड़े नहीं थे। और सबसे ज़्यादा जिस इशू पे ये विरोध कर रहे थे दैट वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की जो आज़ादी है उसका वो विरोध कर रहे थे। अब जो हम लास्ट सेक्शन है यूनिट 2 का जिसको हम पढ़ेंगे, दैट इज़ द रिवोल्यूशनरीज, यानी क्रांतिकारी आपका है ना। यानी कि तब भी क्रांतिकारी, बिना क्रांतिकारी के तो क्रांति होती नहीं है, समाज के अंदर कोई बदलाव होता नहीं है। तो जो ईयर्स थे आपके 1815 के बाद है ना, रिप्रेशन का डर, यानी कि अत्याचार का डर, किसको, लिबरल नेशनलिज्म को, यानी लिबरल नेशनलिस्ट को, यानी जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, इन सबको डर सता रहा था कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है कि नहीं, हम पे अत्याचार किया जा सकता है। तो ये सब क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी जो है यूरोपियन स्टेट्स के अंदर खोली गई, किसके लिए, रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन करने के लिए और उनके आइडियाज़ को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए।
उस वक्त रिवोल्यूशनरी बनने का मतलब था कि आप कमिटमेंट ले चुके हैं किसको, मोनार्कियल फॉर्म को, यानी जो राजशाही तौर तरीका उसका विरोध करने का आपने प्रतिज्ञा ले रखा है ना। यानी जो कौन सी मोनार्कियल फॉर्म, जो ट्रिटी ऑफ वियना के बाद, है ना, जो नई कंजर्वेटिव ऑर्डर आई थी जिसने मोनार्की को वापस से मजबूत कर दी थी, उसके खिलाफ। और दूसरा कि उस समय रिवोल्यूशनरी बनने का मतलब था लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना। इनमें से ज़्यादातर जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने नेशन स्टेट्स, यानी नेशन स्टेट एक दिन बने, इसको नेसेसरी पार्ट समझा इस स्ट्रगल को, इस स्ट्रगल का, यानी ये जो संघर्ष कर रहे थे आज़ादी के लिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी कार्य, यानी इनका जो मकसद था, मूल मकसद था कि यूरोप के अंदर एक दफ़ा एक दिन जरूर नेशन स्टेट्स का निर्माण होना चाहिए। इनमें से एक जो इंडिविजुअल था वो था इटली का रिवोल्यूशनरी गिसेप्पे मैज़नी, जिसेप्पे मैज़नी, है ना, मजनी के बारे में जानेंगे, जिसका जन्म कहाँ पे हुआ, जेनेवा में। कब हुआ, 1807 में हुआ। वह सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना, जिस सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था, कार्बोनरी था। 24 की उम्र में उसे एग्जाइल पे भेज दिया गया, यानी देश निकाला कर दिया, क्योंकि 1831 के आसपास उसने लिगुरिया वाले रीजन में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ किया था। अब इसके उपरांत जब वो देश निकाला कर दिया गया, एग्जाइल पे भेज दिया गया, उसने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाए, 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाए, जिसमें से पहले का नाम था यंग इटली, जो कहाँ पे मर्सेल्स में था, और दूसरा का नाम था यंग यूरोप, जो कहाँ था, बर्नी में था, जिसके मेंबर्स वैसे थे जो लाइक माइंडेड, एक जैसी मानसिकता वाले, कहाँ से, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और जर्मनी के स्टेट्स थे। देखिए मजनी का मानना क्या था, मजनी की क्या विचारधारा थी। मजनी ये मानता था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यानी अगर इंसानों के लिए धरती पे सबसे बेहतरीन जगह कोई है रहने के लिए तो वो क्या है, नेशन है। यानी ये ईश्वर की इच्छा है कि मानव जाति का जो इकाई है ना, वो क्या है, नेशन है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, यानी इटली को छोटे छोटे स्टेट्स का, छोटे छोटे किंगडम्स का पैच वर्क नहीं रहना चाहिए। अगर इसको क्या होना होगा, इसको सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक होना पड़ेगा, है ना, और सबको मिल करके एक रिपब्लिक बनाना पड़ेगा, इटली को यूनिफाई करना पड़ेगा। और इटली का यूनिफिकेशन ही एकमात्र तरीका है जो इटालियन लिबर्टी का आधार बनेगा, इटालियन आज़ादी का आधार बनेगा। इसी मॉडल को मानते हुए बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी जो है आपका जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड वाले इलाके में खोले गए। मजनी का जो ये विरोध था, अपोजिशन था, किसको लेकर के, मोनार्की को लेकर कर, और उसका जो विजन था, उसकी जो दृष्टि थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स को लेकर के, इसने कंजर्वेटिव को बहुत ज़्यादा डरा दिया। यानी जो कंजर्वेटिव 1815 के बाद बैठ गए थे कुर्सी पे, इनको बहुत ज़्यादा डर लग गया। और उनमें से जो मेटरनिच था आपका, मेटरनिच तो इसने किसको, मजनी को कहा कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी अगर कोई सबसे खतरनाक दुश्मन हमारी कंजर्वेटिव ऑर्डर का है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का है, वो कौन है, मजनी है। इसे रोकना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। सो आपको नेक्स्ट यूनिट में जो आपका अगला यूनिट है दैट इज़ द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। सो प्लीज़, थैंक यू।